हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एसके क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू को देखेंगे। ठीक है जी, ये 100+ एमसीक्यू होने वाला है आज की क्लास में और सभी के सभी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है जी, और तैयारी में आपको एक चीज़ और ऐड करनी है, वो है पीवाईक्यू। ठीक है जी, जितने आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो पीवाईक्यू को अपने प्रैक्टिस सेट में ज़रूर ऐड करें। ठीक है, और अगर आपको प्रैक्टिस सेट नहीं मिल रहा है पीवाईक्यू की, तो हमारे वीडियो पे हमने उसके 10 से 15 वीडियो बनाए हैं पीवाईक्यू, जिसमें 2018 से 2022 तक के सभी पीवाईक्यू जीके जीएस के क्वेश्चन को हमने किया है। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। 100+ क्वेश्चन है और सभी के सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं, डायरेक्ट देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज का। सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, किसकी बात हो रही है, आभासी प्रतिबिंब की बात हो रही है। तो ये आभासी प्रतिबिंब किस पर बनता है, तो ये आपके समतल दर्पण पर बनता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण पर क्या बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब। ठीक है जी, अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब, ठीक है जी, बनने वाला दर्पण होता है। तो सीधा प्रतिबिंब किस दर्पण पर बनता है, तो ये आपके समतल और उत्तल पर बनता है। ठीक है जी, अभी हमने देखा था किसका, आभासी का। तो आभासी सिर्फ किस पर बनता था, तो वो समतल पर बनता था। लेकिन हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला तो समतल और उत्तल दोनों ही दर्पण पर क्या बनता है, तो सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो वो उल्टी होती है। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है, अपना ऑप्शन नंबर है उल्टा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब का प्रकृति उल्टा होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगर मान के चलिए कोई वस्तु है ये, इसका अगर छोटा प्रतिबिंब बनाना है तो कौन सा दर्पण बनाता है, तो ये आपका उत्तल और अवतल दोनों ही दर्पण क्या करते हैं, तो बड़ी वस्तुओं को छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, तो इसका सही कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली हम आपके लिए जीके जीएस की क्लास लेके आते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को करते हैं। इससे पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को किए हैं, प्रश्न किए हैं, जिसमें आपके 2018 से लेकर 2022 तक के सभी प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को हमने कवर किया है। ठीक है जी, तो अभी तक आपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस नहीं की है तो आप हमारे चैनल पर उसको क्या कर सकते हैं, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमने सभी जीके जीएस के क्वेश्चन को कवर किया है। ठीक है, आज से हम जो एक्स्ट्रा जीके जीएस है उसको कवर कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम के आने की मतलब पूरी संभावना है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं पांचवा क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहता है, तो वो कहता है कि आपतन कोण मतलब परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है जी, ये किसका नियम है, तो ये प्रकाश का नियम है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, तो वो सीधा और आभासी होता है। ठीक है, सीधा और आभासी होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर सी, सीधा और आभासी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो मान के चले जो हमारे आंख में प्रकाश प्रवेश कर रही है उसको उसे कौन नियंत्रित करता है, तो उसे करता है परितात्विका। ठीक है जी, तो कौन नियंत्रित करती है, तो परितात्विका जो होती है वो उसको नियंत्रित करती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर ए, परितात्विका। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का गोला दिखता है।
सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय मतलब जो सूर्य होता है वो कैसा दिखता है, गोला कैसा दिखता है, तो वो दिखता है चपटा। ठीक है जी, वो कैसा दिखता है, चपटा दिखता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है अपना ऑप्शन नंबर डी कि वो चपटा दिखता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तुओं को बराबर दिखाता है, मान के चलिए जो सीधा आकार में बनी वस्तुएं जो होती है उनको बराबर दिखाता है, तो वो कौन सा दर्पण है, मतलब सीधा है और आकार में वस्तुओं के बराबर दिखाता है, तो कौन सा दर्पण कहलाता है आपका, तो वो समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है जी, समतल दर्पण कहलाता है। जैसे मान के चलिए ये कोई वस्तु है, इसको सेम दिखा रहा है और आकार में भी सेम दिखा रहा है, तो कौन सा दर्पण होगा, तो वो अपना समतल दर्पण होगा। ठीक है, दर्पण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जो दर्पण टॉपिक है इसको हम आपको जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी को करा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, सभी के सभी प्रश्न जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो क्या होता है, वो काल्पनिक होता है। ठीक है जी, जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त किया नहीं जा सकता, मतलब प्रयोग नहीं किया जा सकता है, किसके लिए, तो लेंस के लिए। तो इसमें से जल, प्लास्टिक, कांच, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता लेंस के। ठीक है जी, जो मिट्टी का मतलब मिट्टी जो पदार्थ होता है किसके लिए उपयोग नहीं किया जाता, तो लेंस के लिए। क्यों, क्योंकि मिट्टी से लेंस पे क्या आ सकते हैं, स्क्रैच आ जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, हमसे नहीं पूछा है, तो वो है मिट्टी। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की कैसे क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस हमेशा घनात्मक होता है। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, घनात्मक होती है। तो इसका सही उत्तर क्या है अपना ऑप्शन नंबर बी, घनात्मक। ठीक है, क्लास में बने रहिएगा, आज हम कितने क्वेश्चन करेंगे, 100+ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर। ठीक है जी, डायोप्टर जो होता है वो किसकी क्षमता का होता है, तो वो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है अपना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है। मान के चलिए कोई बाल्टी है, वो पानी से पूरी भरी हुई है, ठीक है, लेकिन इसकी गहराई क्या दिखती है, हमें कम दिखती है। ऐसा क्यों होता है, तो ये होता है अपवर्तन के कारण। ठीक है जी, अपवर्तन के कारण ये मतलब हमें दिखाई देता है, ये इसका कारण ये होता है। ठीक है जी, कि उसकी गहराई हमें कम दिखाई देती है। तो ये किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है, तो सेम वही है, भरी बाल्टी है, एक तो उसमें हमें गहराई कम दिखती है और उसमें अगर छड़ी डाल दी जाती है तो क्या दिखती है, टेढ़ी दिखती है। तो ये भी किसके कारण होता है, तो ये भी अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है अपना ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, मतलब जो दर्पण की चौड़ाई होती है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको द्वार कहा जाता है, द्वारक। ठीक है जी, तो इसको क्या कहा जाता है, द्वारक। तो इसका सही उत्तर क्या है अपना ऑप्शन नंबर सी, द्वारक। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, तो सोलर कुकर में कैसे दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में दर्पण होता है अवतल दर्पण। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। ठीक है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि रोगी के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। मान के चलिए कोई रोगी है, उसके कान, आंख, गले आदि के जांच के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो दर्पण है आपका अवतल दर्पण। ठीक है जी, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, चीजें बड़ी दिखती हैं, और उत्तल दर्पण से क्या होता है, चीजें छोटी दिखती हैं। ठीक है जी,
तो बड़े कान, नाक, गले की छोटी चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। तो सही उत्तर क्या है अपना? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हीरे का प्रवर्तनांक होता है, कितना होता है? तो हीरे का प्रवर्तनांक होता है आपका 2.42। ठीक है जी, तो सही उत्तर क्या है? 2.42, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, मोटर गाड़ी का जो चालक है उसके सामने किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? कहने का मतलब है अगर हमारी एक गाड़ी है तो हमें दूसरी वाहन को देखने के लिए, जो पीछे वाहन कौन सी आ रही है उनको देखने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो होता है उत्तल दर्पण। अभी जस्ट मैंने पीछे बताया कि बड़ा देखने के लिए किसी वस्तु को अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है और छोटा देखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। ठीक है जी, हमारे जो गाड़ी में शीशा होते हैं उनमें आप पीछे की गाड़ी देखेगा तो वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है जी, तो किसका इस्तेमाल होता है उसमें? उत्तल दर्पण का। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 है कि टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो संतृप्त प्रकाश की प्राप्ति होती है। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है अपना? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, जो सामान्य आंखें होती है उसकी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा होता है? तो वो आपका होता है वास्तविक और उल्टा। ठीक है जी, जो रेटिना पे, जैसे सामान्य कोई व्यक्ति उसकी आंखों पे जो रेटिना है उस पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। तो सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि नेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया होती है। तो जो नेत्र लेंस है उसके समायोजन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो सिलेरी पेशियों द्वारा। ठीक है जी, ये क्रिया होती है उसमें। ठीक है जी, सिलेरी पेशियों द्वारा क्रिया होती है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है, मतलब निकट बिंदु कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और निकटतम जो बिंदु होता है वो कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर की चीजें हमें क्या दिखती है? साफ दिखाई देती है। और उससे कम सेंटीमीटर होगा तो हमें वस्तु कैसे दिखेगी? तो धुंधली सी दिखती है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है अपना? ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि आंख की पुतलियां किस प्रकार कार्य करती हैं? हमारी जो आंख की पुतलियां हैं वो किस प्रकार कार्य करती हैं? तो वो परिवर्तित द्वारक के भांति कार्य करती है। ठीक है जी, परिवर्तित द्वारक के भांति कार्य करती है हमारी आंख की पुतलियां। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। अभी हमने क्या देखा था? तो न्यूनतम बिंदु। ठीक है जी, तो वो कितना था? तो 25 सेंटीमीटर था। ठीक है, और अधिकतम तो वो होता है अनंत। ठीक है जी, जहां तक वस्तुएं हैं वहां तक हमारी आंखें क्या हो सकती है? देख पाती हैं। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है अपना? ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? तो सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आप सभी को पता है कि उस पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है अपना? ऑप्शन नंबर बी, कि सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है जी, प्लीज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अच्छी लगे तो इसको शेयर भी जरूर कर देना। ठीक है जी, और आप अभी पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो इसको क्या करना है? आप सभी को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस पर डेली आपको जीके जीएस की, जब तक आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो जाता, इस पर डेली आपको क्या मिलेगी? जीके जीएस की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 कि कौन सा रंग जिसके खतरे के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है? तो ये तो सभी आपको पता है कि लाल रंग को खतरे के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग जो है हमारी आंखें बड़ी दूर तक देख सकती हैं। ठीक है जी, लाल रंग जो होता है वो बड़ी दूर तक दिखाई देता है, इसलिए खतरे के निशान के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? लाल रंग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है
किलोवाट घंटा का मात्रक है। किसका मात्रक है किलोवाट घंटा? तो ये आपका ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है अपना? ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट क्या होता है? तो टंगस्टन होता है। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नहीं, सी, सॉरी, सी, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, क्या होता है? तो ये इसका होता है ओम मीटर। ठीक है। तो सही उत्तर क्या है अपना? ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है अपना? ऑप्शन नंबर सी, जनित्र। ठीक है जी। जिससे क्या की जाती है? तो विद्युत धारा को उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। मान के चलिए किसी व्यक्ति को क्या है? निकट दृष्टि दोष है। तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा? तो उसके लेंस में इस्तेमाल किया जाता है अवतल लेंस। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है अपना? ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति के चश्मे पर लगा होता है। तो उसमें कौन सा लगा होता है? तो उसमें लगा होता है उत्तल लेंस। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। ठीक है जी। नजदीकी के लिए अवतल का इस्तेमाल किया जाता है और दूर के लिए उत्तल का। अगला प्रश्न है कि तेज प्रकाश में पुतलों का आकार कैसा हो जाता है? तो वो छोटा हो जाता है। हमारी आंखें क्या होती है? जब प्रकाश हमारी आंखों पर तेज पड़ता है तो हमारी आंखें ऑटोमेटिक क्या होने लगती है? बंद होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसकी पुतलियां सिकुड़ने लगती हैं। ठीक है। तो सही उत्तर क्या है अपना? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि तेज प्रकाश में पुतलियों का आकार कैसा हो जाता है? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है जी। तो छोटा हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ किस वस्तु को देख सकती हैं? तो वो बड़ी वस्तु को देख सकती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर, सॉरी, बड़ी वस्तु को नहीं, दूर की वस्तुओं को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अपना सही उत्तर है। ठीक है जी। दूरदृष्टि वाले आंखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को। ठीक है जी। दूर की वस्तुओं को वो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल संग्रही नहीं रहता है, मतलब संग्रहित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अंतर्बिंदु। ठीक है जी। जो मानव नेत्र में जो बिंदु होते हैं प्रकाश को बिल्कुल संग्रहित नहीं कर पाता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो अंतर्बिंदु कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है अपना? ऑप्शन नंबर बी, अंतर्बिंदु। ठीक है। अगला प्रश्न है अपना 39 क्या कहता है कि मानव नेत्र में होता है। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है? तो आप सभी को पता है कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है जी। ठीक है जी। हमें वस्तु कैसे दिखाई देती है? छोटी आकार में। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है अपना? ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। तो सूर्य उदय जब होता है और अस्त होता है तो कैसा दिखाई देता है? तो ये तो इजी है कि ये लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है जी। तो किस रंग का होता है? तो लाल रंग का। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वास्तविक सूर्य अस्त और आभासी सूर्य अस्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? मान के चलिए वास्तविक जो सूर्य अस्त है और आभासी सूर्य अस्त है उसके बीच में कितने मिनट का अंतर होता है? तो ये आपका होता है 2 मिनट का। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2 मिनट। ठीक है। बस इतना याद रखना, आभासी सूर्य अस्त और वास्तविक सूर्य अस्त में 2 मिनट का अंतर होता है। अगला है कि इंद्रधनुष किस प्रकार के स्टेडियम
है। तो ये किस प्रकार का है? तो ये है आपका प्राकृतिक स्ट्रेटम। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है? अपना ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक ऊंचाई पर प्रकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग होता है। मान के चले हम अत्यधिक ऊंचाई पर मतलब हवाई जहाज में बैठे हैं, तो आकाश का रंग कैसा होगा? तो उसका रंग काला होता है। ठीक है जी। आकाश का रंग कैसा होता है? काला होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन नंबर बी, काला। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है कौन सा? तो रेटिना। ये तो आप सभी को पता है कि हमारे आंखों पे जो प्रतिबिंब पड़ता है वो कौन सा भाग होता है? तो रेटिना होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? अपना ऑप्शन नंबर बी, रेटिना। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला। तो इसका सही उत्तर क्या है? अपना ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। ठीक है जी। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। अगला है डायनामो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनामो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? तो यह है दिष्ट धारा। ठीक है जी। दिष्ट धारा डायनामो से प्राप्त की जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक मीटरों में किस प्रकार के चुंबकियों का उपयोग किया जाता है? मतलब किस जो व्यावसायिक मीटर होते हैं उसमें किस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है? तो उसमें आपका इस्तेमाल किया जाता है विद्युत चुंबक। ठीक है जी। उसमें कौन सा इस्तेमाल होता है चुंबक? तो विद्युत चुंबक। व्यावसायिक मीटरों में विद्युत चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? तो किसमें हमारा चुंबकीय होना अनिवार्य है? वो दो भाग कौन से हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप इसको वीवीआई कर सकते हैं, पूछा जा सकता है कि हृदय और मस्तिष्क, इसमें क्या होता है? ये दो ऐसे भाग महत्वपूर्ण है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य होता है। ठीक है जी। किसमें? तो हृदय में और मस्तिष्क में। ठीक है जी। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राप्त किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है आपके नरम लोहे का। ठीक है जी। जब चुंबक बनाना होता है विद्युत चुंबक, तो उसमें नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन नंबर बी, नरम लोहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? मतलब कहने का तात्पर्य है विद्युत चुंबकीय की खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी आपके तो फेराडे ने। ठीक है जी। तो किसने की थी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज? तो ये की थी फेराडे ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन नंबर सी, फेराडे। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तो इसकी यूरेनियम की। ठीक है जी। क्या होती है? यूरेनियम की आवश्यकता होती है। कौन सी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? शारीरिक कार्य करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके पेशीय ऊर्जा का। ठीक है जी। शारीरिक कार्यों को करने के लिए पेशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन नंबर सी, पेशीय ऊर्जा। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के सभी रूप में अत्यंत स्रोत किसमें माना जाता है? सबसे ज्यादा स्रोत जो ऊर्जा में जितने भी हैं उसमें सबसे ज्यादा स्रोत किसमें माना जाता है? तो वो आपका माना जाता है सूर्य में। ठीक है जी। सूर्य में क्या है? तो ऊर्जा का सबसे ज्यादा स्रोत है। ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन नंबर डी, कि सूर्य में सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर।
54 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा इनमें से कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि नवीकरणीय ऊर्जा कौन सा है, तो सौर ऊर्जा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा होती है। ठीक है, चाहे है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत कौन सा है? तो वो है सूर्य। ठीक है जी, सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? तो सूर्य से मिलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डेनमार्क को कहा जाता है। तो डेनमार्क को क्या कहा जाता है? ये आपका पूछा जा सकता है। डेनमार्क को क्या क्या कहा जाता है? तो इसको पवनों का देश कहा जाता है। ठीक है जी, पवनों का देश डेनमार्क, पवनों का देश डेनमार्क। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। तो सही उत्तर क्या है अपना? ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है कि सौर सेल और सौर ऊर्जा किस ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो सौर सेल और सौर ऊर्जा है वो किस ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं? तो ये आपके करते हैं विद्युत ऊर्जा को। ठीक है जी, तो ये किसको करते हैं? तो ये विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो सही उत्तर क्या है अपना? ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो कौन से ईंधन मतलब खाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो वो है आपका सीएनजी। ठीक है जी, सीएनजी का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है जी, तो हमारे से नहीं पूछा है, तो नहीं कौन सा है? सीएनजी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर सी, सीएनजी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण अंक इनमें से कौन सा है। मतलब प्रकाश संश्लेषण का अंक इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना? हरित लवक। ठीक है जी, हरित लवक क्या है? प्रकाश संश्लेषण का एक अंग है। तो इसका सही उत्तर है अपना ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। 61 एक कार्य का मात्रक होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। ये तो अभी आप सभी को पता होगा कि कार्य का मात्रक जूल। ठीक है जी, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब देखते हैं 62 क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। ठीक है जी, प्रकाश वर्ष इकाई दूरी की है। ठीक है, अगला है पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई है। ठीक है जी, पारसेक किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मात्रक नहीं है। इनमें से कौन सा एक मात्रक नहीं है? तो मात्रक इनमें से कौन सा नहीं है? आप सभी को पता है कि इनमें से प्रकाश वर्ष मात्रक नहीं है। ठीक है जी, अधिवर्ष मात्रक है, चंद्रमा मात्रक है, लेकिन प्रकाश वर्ष मात्रक नहीं है। तो सही उत्तर क्या है अपना? नहीं पूछा है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 कि दाब का मात्रक। दाब का मात्रक, तो दाब का मात्रक आप सभी को पता है कि पास्कल। ठीक है जी, पास्कल क्या है? दाब का मात्रक है। ये इनमें से एक मात्रक तो पक्का पूछेगा। जितने भी आपको मात्रक करा रहा हूँ इनमें से रेलवे हमेशा एक ना एक मात्रक कोई ना कोई पूछता है। तो आप इन मात्रक में से एक जरूर याद करके, मतलब सभी के सभी जरूर याद कर लीजिएगा। इनमें से एक पक्का आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है जी, इसलिए आपको सभी मात्रक मैं करवा रहा हूँ कि इनमें से एक मात्रक जरूर पूछेगा। तो दाब का मात्रक पास्कल। ठीक है, अगला है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कंडेला। ठीक है जी, कंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का कंडेला मात्रक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति को कब लागू की गई थी। जैसे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति मतलब इसको लागू करने का निर्णय कब लिया गया था? तो इसका निर्णय लिया गया था आपके 1971 में। ठीक है जी, अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति कब लागू की गई थी मात्रकों की? तो 1971 में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर बी, 1971। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है
कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, तो इसको कैलोरी में माप सकते हैं। ठीक है जी, खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में माप सकते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कैलोरी। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है। तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है, तो विद्युत मात्रा की एम्पियर होती है। ठीक है जी, विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एसआई प्रवृत्ति में लेंस की शक्ति की इकाई होती है। तो एसआई प्रवृत्ति में लेंस की शक्ति की क्या इकाई होती है, तो वो होती है डायोप्टर। ठीक है जी, अभी जस्ट हमने पीछे किया है, तो इसकी इकाई क्या होती है, डायोप्टर होती है। तो सही उत्तर है अपना ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है कि एम्पियर क्या नापने में की इकाई है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि एम्पियर किसको मापता है, ये किसकी इकाई है। तो एम्पियर किसकी इकाई है, तो एम्पियर है आपके करंट की। ठीक है जी, वोल्ट की। ठीक है जी, एम्पियर किसकी इकाई होती है, वोल्ट की, करंट की। तो सही उत्तर क्या हो गया अपना ऑप्शन नंबर ए, करंट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर मात्रा है, वेक्टर मात्रा है। तो इनमें से कौन सा वेक्टर मात्रा है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, बल। ठीक है जी, बल क्या है, एक वेक्टर मात्रा है। तो सही उत्तर है अपना ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 73 क्वेश्चन। 73 है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है। तो इनमें से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। तो आप सभी को पता है कि इनमें से जो द्रव्यमान होता है वो एक सदिश राशि नहीं होता है। तो हमसे नहीं पूछा है, तो नहीं कौन सा है, द्रव्यमान। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। इन अदृश्य राशि है, इनमें से कौन सी एक अदृश्य राशि है। तो अदृश्य राशि आप सभी को पता है कि ऊर्जा क्या होती है, एक अदृश्य राशि होती है। ठीक है जी, अदृश्य राशि सदृश्य राशि में से भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो अदृश्य राशि और सदृश्य राशि भी आप अच्छे से करके जाइएगा। तो अदृश्य राशि इसमें से कौन सी है, तो वो है आपकी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदृश्य राशि है। तो इनमें से सदृश्य राशि कौन सी है, एक अभी जस्ट मैंने आपको बताया, सदृश्य राशि संवेग। ठीक है जी, ये क्या है, अदृश्य राशि है, ये भी क्या है, अदृश्य राशि है, ये भी अदृश्य, लेकिन संवेग क्या है, एक सदृश्य राशि है। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो वो की जाती है आपकी द्रव्यमान। ठीक है जी, द्रव्यमान किससे प्राप्त की जाती है, तो संवेग और वेग के अनुपात से। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। अगला प्रश्न है कि रॉकेट किस के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपका कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है जी, तो रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है। तो आप सभी को पता है गुरुत्वाकर्षण का प्रतिपादन किसने किया है, तो वो है आपका न्यूटन। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। अगला क्वेश्चन है कि पास्कल इकाई है, पास्कल किसकी इकाई है। तो आप सभी को पता है, अभी जस्ट हमने बात किया था कि पास्कल किसकी इकाई है, तो ये दाब की होती है। ठीक है जी, तो पास्कल किसकी इकाई है, दाब की। तो सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, दाब। अगला प्रश्न है क्यूस्क से क्या मापा जाता है। क्यूस्क से क्या मापा जाता है, तो आप सभी को पता है कि इससे जल के बहाव को मापा जाता है। क्यूस्क से जल के बहाव को मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, जल के बहाव। अगला क्वेश्चन है 81 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रशस्त है। तो प्रशस्त इनमें से कौन सा है, तो वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, स्टील। ठीक है जी, ये क्या है, एक प्रशस्त है। तो सही उत्तर है अपना ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 82, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है।
तो वो कौन सा बल है आप सभी को पता है कि धरती की ओर खींचा चला आता है, तो वो है आपका गुरुत्वाकर्षण। ठीक है जी, जिससे पिंड क्या होते हैं धरती की तरफ खींचे चले आते हैं। किस बल के कारण? तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो वो कितना भाग है? तो 1/6। ठीक है जी, 1/6। ठीक है जी, तो सही उत्तर कौन सा है अपना ऑप्शन नंबर सी। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये इसका नियम किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है कि यह प्लवंग के नियम से संबंधित है। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता की इकाई है। स्वतंत्रता की इकाई क्या है? तो वो है आपकी फाइज। ठीक है जी, फाइज क्या है? स्वतंत्रता की इकाई है। तो इसका सही उत्तर है अपना ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? मान के चलिए दूध से क्रीम निकालनी है, तो उसमें कौन सा बल लगेगा? तो आपका अपकेंद्रीय बल लगेगा। ठीक है जी, अपकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है अपना ऑप्शन नंबर सी। ये भी आप BBI है, इसको भी एक बार आप जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, तो दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्रीय बल लगता है। अगला है कि चाबी भरी घंटी में कौन सा ऊर्जा होता है? चाबी भरी घंटी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घंटी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो आप सभी को पता है कि उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो सही ऑप्शन है अपना ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है? तो ये आपके नाभिकीय संगलन द्वारा। ठीक है जी, नाभिकीय संगलन द्वारा किसकी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण होता है, क्या होता है? जब वायुमंडल में बादल तैरते हैं तो उसका होता है घनत्व कारण। ठीक है जी, घनत्व के कारण क्या होते हैं? वायुमंडल में बादल तैरते रहते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, घनत्व। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? मतलब क्या नहीं बदलेगा वायु की मात्रा को बदलने में? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, घनत्व। वो नहीं बदलेगा, बाकी सब कुछ क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन अपरिवर्तित क्या रहेगा? तो उसका घनत्व। ठीक है, अब देखते हैं 91 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन और बच्चे। आज कितना क्वेश्चन हम कर रहे हैं? तो 100। ठीक है जी, तो 91 क्वेश्चन है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? मान के चलिए हम जल में तैर रहे हैं, तो यह न्यूटन का कौन सा नियम लगता है इसमें? तो इसमें आपका नियम लगता है तृतीय नियम। ठीक है, तीसरा नियम लगता है, जिसके कारण हम जल में आराम से तैर पाते हैं। ठीक है जी, तो सही उत्तर है अपना ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदृश राशि नहीं है? तो इसमें से सदृश राशि नहीं है हमें बताना है। तो इसमें से कौन सी नहीं है सदृश राशि? तो आयतन जो है वो सदृश राशि नहीं है, बाकी सभी क्या है? सदृश है। वेग, विस्थापन और बल क्या है? सदृश है, लेकिन आयतन सदृश नहीं है। हमसे नहीं पूछा, तो यही हमारा क्या है? सही है। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखते हैं 93। एक्सट्रीम क्या नापता है? तो एक्सट्रीम क्या नापता है? तो आप सभी को पता है कि ये जो है ये आपका तरंग दैर्ध्य नापता है। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो कौन थे? तो वो आपके थे डेवी।
ठीक है जी। डेवी क्या थे, उन्होंने दो बर्फों को आपस में मतलब घिसकर क्या कर दिया था, पिघला कर दिया था। तो ये करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, डेविड थे। या अभी आपका क्या है, वीवीआई है। ठीक है जी, इसको भी एक बार जरूर आप याद कर लेना। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण किसने दिया कि ऊष्मा क्या है, एक ऊर्जा है। तो इसके प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले थे रमफोर्ड। ठीक है जी, रमफोर्ड ने ये कहा कि ऊर्जा क्या है, एक प्रकार की ऊष्मा है जिसके कार्य बदले जा सकते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण रामफोर्ड ने दिया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? मान के चले कोई लोहे की सुई है जो पानी की सतह पर क्या है, तैरती है। तो इस परिघटना का कार्य क्या है, कारण क्या है? तो इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। ठीक है जी, पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई क्या होती है, पानी पे तैरती है। ठीक है, तो सही उत्तर है अपना ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम होता है? बताइए किस द्रव्य का घनत्व क्या होता है, सबसे कम होता है। तो सबसे कम द्रव्य घनत्व की बात की जाए तो वो होता है पेट्रोल। पेट्रोल का घनत्व क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है जी, पेट्रोल का घनत्व सबसे कम होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? तो यह सभी आपको प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया क्वेश्चन था। एक हॉर्स पावर कितने वोल्ट का होता है? तो 746 वोल्ट का होता है। ठीक है जी, ये PYQ में पूछा गया, 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है जी, एक हॉर्स पावर कितने वोल्ट का होता है? तो 746 वोल्ट का होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, 746 वोल्ट। ठीक है, अब देखते हैं 99 क्वेश्चन। 99वां क्वेश्चन क्या है, बर्नौली प्रमेय आधारित है। बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है अपना ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? अगर बर्फ पर हम दाब को बढ़ा देते हैं तो उसका गलनांक क्या होगा? तो उसका गलनांक घट जाएगा, वो बड़ी धीरे धीरे से क्या होगा, पिघलेगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाएगा। ठीक है जी, तो आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली आपको एक इस पे PYQ हम वीडियो लेके आएंगे और जितना हो सके आपको PYQ की प्रैक्टिस कराएंगे और GK GS की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है जी, जल्द ही इस पे हम रीजनिंग की भी क्लास शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी को अगर रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी हो तो भी आप हमारे चैनल पर आके रीजनिंग की वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, कुछ और महत्वपूर्ण मतलब GK GS को करेंगे जो आपके एग्जाम के पर्पज से क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है जी, तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।